अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, बदलते वक्त और तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल में अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो वो ख्वाहिश के बावजूद मुज़ाकरात का न होना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बाद आज वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात में तारिक फजल चौधरी का कहना यह था कि डायलॉग कमेटी को चाहिए कि PTI क़यादत से मैंडेट हासिल करे। अगर मैंडेट मिल जाए तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद ही में PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और असद कैसर ने DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए कहा कि दहशतगर्दी एक नासूर है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए है, बल्कि इसका खात्मा ज़रूरी है। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर अमल दरामद कराने का मुतालबा भी किया। चेयरमैन PTI का मजीद कहना था कि उनके किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुज़ाकरात का मैंडेट जो है वो बानी PTI ने अलामा राजर नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को दिया है। कल जो नेशनल डायलॉग कमेटी की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें PTI ने अपने किसी नुमाइंदे को नहीं भेजा था। उनका वाज़ेह इशारा बैरिस्टर सैफ की शिरकत की जानिब था। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर का ये भी कहना था कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि PTI की हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन नहीं कर रही और दहशतगर्द PTI को निशाना नहीं बनाते हैं। ये तासुब जो है ये गलत है। उन्होंने कहा कि इस नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तनाज़ा बढ़ाना दुरुस्त नहीं होगा। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब खिताब किया तो कहा कि हमें KP में ऑपरेशन कबूल नहीं है, हमें बिल आखिर अफगान हुकूमत के साथ बात करना होगी। हम चाहते हैं कि पॉलिसियों में तसलसल हो। उनका कहना यह भी था कि हम कौमी पॉलिसी बनाना चाहते हैं, यकजहती का पैगाम लेकर आए हैं और अपने शहरियों को बचाना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि बानी PTI को बाहर रखकर कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी तरफ आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना होने वाले काफिले पर खारियां के मकाम पर पथराव भी हुआ। नामालूम नकाबपोशों ने गाड़ियों पर डंडे भी बरसाए और इस वाक़े से सियासी सूरत हाल जो पहले ही कशीदा थी अब मजीद कशीदा होती दिखाई देती है। लेकिन क्या इस कशीदा सूरत हाल में की जाए कि डायलॉग और मुकालमे को रास्ता मिलेगा और बिगड़ी बात जो है वो बन सकेगी, आगे बढ़ सकेगी? यही समझने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमाद हसन साहब और हमें KP हुकूमत की जानिब से ज्वाइन कर रहे हैं उनके वज़ीर कानून आफ्ताब आलम साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों ने ज्वाइन किया। पहले आफ्ताब आलम साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी कि आप लोग आखिर चाह क्या रहे हैं। वज़ीर आज़म आपको खुद 5 बार मुज़ाकरात की ऑफ़र कर चुके हैं। आज बैरिस्टर गौहर की जब हम बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं, लेकिन अचकज़ई साहब को, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को जो टास्क दिया गया है वो चाहते हैं कि वो मुकालमे के लिए, मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें और नेशनल डायलॉग कमेटी जो है वो ये सारे मामला तय ना कर रही हो। असल में चाह क्या रहे हैं आप लोग, ये जरा क्लियर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, इस तरह है, ये तो सवाल मेरे ख्याल में हमसे करना कि हम क्या चाह रहे हैं, ये मेरे ख्याल में नाइंसाफी होगी। ये आप इन लोगों से पूछें जो हमारी पार्टी को जो है कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को टॉपल किया, रिजीम चेंज करवाया। 9 में जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है विक्टिमाइज करने के लिए किया गया। हमारी लीडरशिप को जो है अभी तक नाकर्दा गुनाहों की जो है वो भुगत रहे हैं हमारे जेलों में। हमारी तमाम लीडरशिप बशमूल हमारे कायद इमरान खान साहब, और यहाँ तक कि उनको उनकी फैमिली जो है उनसे मिलने नहीं दी जा रही। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका क्या मसला है, हम क्या चाह रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि हम आइन और कानून की बालादस्ती इस मुल्क में चाह रहे थे, और ये लोग जो हैं ऊपर से जिन्होंने किया, जिन लोगों को मुसल्लत किया गया, आपको पता है कि अदालतें चलकर एयरपोर्ट जो है क्लियर करने के लिए लोगों के पास गई और उनके केसेस जो है वो सेकंडों में जो है मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चले माजी में जो हो गया सो हो गया, अब आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं। आपने फरमाया कि आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए, हुकूमत से पूछा जाना चाहिए, लेकिन देखिए प्रॉब्लम में तो अभी आप लोग हैं ना, बानी तो आपके कैद में हैं, पाबंदियों के और मुख्तलिफ जो इस वक्त आपके ऊपर केसेस हैं उसका शिकार तो आप हैं ना, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कोई आपकी पार्टी में। ऐसा दिखाई देता है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो कुछ और चाहते हैं, जबकि पार्टी ही में मौजूद जो कुछ और लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हों या मामलात जो हैं वो बेहतर हो रहे हों। आफ्ताब साहब, देखिए, बिल्कुल हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर यकीन रखते हैं, जाहिर बात है, टेबल टॉक के ऊपर, नेगोशिएशन के ऊपर।
لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمیں آفر کر رہے ہیں، جو ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قافلے کے اوپر حملہ کیا جی جی گیا ڈنڈوں سے، اور اس کے اوپر پتھر برسائے گئے، اس طرح باقی بھی یہ جو معاملات کر رہے ہیں۔ حماد صاحب، آج ایک بار پھر طارق فضل چودھری جو ہے وہ ہمیں مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن پی ٹی آئی کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ پارٹی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی ہے، انفیکٹ مزاحمت کی پالیسی پر ہی وہ لوگ گامزن رہنا چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آسما۔ دیکھیں، پی ٹی آئی ایک کنفیوژن میں ہے، ان کے اندر فیصلے کا فقدان بھی ہے اور کوئی مرکزیت بھی نہیں ہے کہ کون فیصلہ کرے گا۔ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین بنایا، عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا، عمران خان نے ناصر عباس صاحب کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا۔ ان لوگوں نے مذاکرات کی بات کی اور یہ ان کو عمران خان کی سپورٹ حاصل تھی، یعنی جو جن منصبوں کے لیے یہ نامزد ہوئے تھے یا جن منصبوں پر یہ تھے وہ عمران خان کا فیصلہ تھا، اور عمران خان نے بارہا کہا بھی تھا کہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ جب انہوں نے مذاکرات اور مفاہمت کی بات کی تو اسی دن علیمہ خان نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ علیمہ خان کی پولیٹیکل سٹیٹس پی ٹی آئی کے اندر کیا ہے؟ وہ صرف عمران خان کی بہن ہے، لیکن طاقتور اتنی کہ محمود خان اچکزئی اور بیرسٹر گوہر جیسے اہم لوگ فیصلہ کر لیتے اور وہ فوری طور پر اس کو اڑا دیتی ہے۔ طاقتور اتنی کہ ہیوی مینڈیٹ رکھنے والی پی ٹی آئی پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کو وہ پلک جھپکتے میں فارغ کر دیتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ پیرالل بیانیے چلتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، وہاں پہ کوئی واضح ٹریک نہیں ہے ان کا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ان کے اندر وہ بصیرت نہیں ہے کہ وہ حالات کو ریڈ کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر پرائم منسٹر مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ وہی پرائم منسٹر ہے جن کے بارے میں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو 20 منٹ کی ملاقات کا اختیار نہیں ہے۔ اگر وہ اختیار نہیں ہے اور وہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، اتنا بڑا سٹیپ لے رہے ہیں، تو پھر اگر ان کا اختیار نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے انہیں کسی کی سپورٹ حاصل ہے، کوئی اشارہ ہے۔ چلو ہم یوں مان لیتے ہیں اگر مذاکرات کی بات پرائم منسٹر کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کی تیاری کیا ہے؟ اگر رانا ثناء اللہ جو کیبنٹ کے ایک اہم اور مسلم لیگ کے اہم رہنما ہیں وہ بڑوں کے بیٹھک کی بات کر رہے ہیں تو کیا ایسے کر رہے ہیں؟ اگر فواد چودھری جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں اگر وہ ایک کمیٹی کی بات کر رہے ہیں تو کیا وہ کوئی اشارہ نہیں ہے؟ اب پی ٹی آئی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پنڈی بلایا جائے گا اور مذاکرات شروع ہو جائے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ انہیں معاملات کو سمجھنا چاہیے، لیکن وہ اپنی جذباتیت سے اپنے انتشار سے نکلے تو وہ معاملات کو ریڈ بھی کریں گے، وہ آگے بھی بڑھیں گے اور پھر ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن آگے بڑھنے کے لیے پہلے کلیئرٹی بہت ضروری ہے نا حماد صاحب، یہی تو میں عرض کر رہی ہوں آفتاب صاحب سے جو ابھی تک ہمیں سمجھا نہیں پا رہے ہیں۔ آفتاب صاحب، فوج کی کوئی یونیورسٹی این ڈی یو اس کے ایک پروگرام میں جو قیادت کو شرکت ناگوار گزرتی ہے اپنے لوگوں کی، اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی قیادت، آپ کے بہت سارے رہنما یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ فوج ہماری ہے اور ہم نے فوج ہی سے بات کرنی ہے۔ تو یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ پا رہا ہے۔ حکومت بار بار آپ سے کہہ رہی ہے کہ جی آپ سیاسی جماعت ہیں، ہم سیاسی جماعت ہیں، آئیے بیٹھتے ہیں، ہم آپس میں بات کرتے ہیں، جہاں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بات نہیں کرنے والے آپ سے، آپ انہی سے بات کریں۔ تو آپ کی تو اپنے اندر اتنی زیادہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے کہ آپ کو معاملات آخر طے کس سے کرنا ہے؟ دیکھیں آسما صاحبہ، اس طرح ہے کہ دیکھیں آپ مذاکرات کی آفر تو کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس کچھ ہے نہیں۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے جوڑتے ہیں۔ آفتاب عالم صاحب، اب جہاں آپ لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ان سے بات کیجئے اور آپ ان پر الزام یہ دھرتے ہیں کہ انہوں نے وہیں سے پوچھ کر بتانا ہے، تو انڈائریکٹلی تو آپ کی بات وہاں پہنچ جائے گی اور پھر آپ کے مطابق وہاں سے جواب بھی آ جائے گا، تو پھر اور کیا چاہیے آپ کو؟ شروع کریں نا مذاکرات پھر انہی سے۔
देखिए बात हमने किससे नहीं करनी, इन्हीं की ख्वाहिश है कि ये हमसे बात करेंगे या जो भी जिनकी तरफ भी आप इशारा कर रहे आपने हैं। किन से बात मसला करनी ये है? नहीं है, ये मसला ये है कि देखिए इससे पहले भी ये उनकी ऑफर भी ख्वाहिश हुई, पीटी की है। इनके साथ बैठक भी हुई। मसला क्या है कि इनकी तरफ से वो सीरियसनेस नहीं है। आप देखें कि जब हम इनके साथ बैठते थे तो ये मजाक उड़ाते थे। जब बैरिस्टर गौहर साहब ने इनको अच्छा, ऑफर अभी ऐसा क्या करे, अगर आपको अभी याद अभी हो, हुकूमत ऐसा क्या करे कि आपको लगे कि वो सीरियस है मुज़ाकरात के लिए? क्या स्टेप्स ले हुकूमत फौरी तौर पर? देखिए वो ये स्टेप ले कि वो खान साहब की जो मुलाकात के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई हुई, ये इतने खौफ का शिकार है, तो वो कॉल दें, क्योंकि अच्छा। खान साहब के अलावा तो ये मुज़ाकरात इवन बढ़ने वाली भी नहीं है। और इसके अलावा देखें अचकजई साहब, अगर ये सीरियस होते, अचकजई साहब के काफिले के ऊपर इन्होंने अभी हमला किया, तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो है ये बचपना है, ये इनकी तरफ से नॉन सीरियसनेस है। और यही नॉन सीरियसनेस को लेकर जो है हम इनका जो ये ऑफर है इसको हम टुकराते भी हैं और जूते की नोक भी रखते हैं कि देखिए हमें कोई जरूरत नहीं है। खान साहब अगर जेल में है तो वो इंशाल्लाह सर उठा के जेल से बाहर निकलेंगे। हम सर नीचे करके कभी भी ये चीजें जो है वो कमजोर, इनके ऊपर हम कभी भी इनके साथ मुज़ाकरात ना करेंगे, ना हमारी कोई ख्वाहिश है। लेकिन ये जो आपका लहजा है, ये जो आपका लहजा है और जिस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जूते की नोक पर रखते हैं इनके इस ऑफर को एंड ऑल दैट, इससे तो नहीं लगता कि मामलात जो है वो हल होने वाले हैं? हमाद साहब क्या फरमाएंगे आप इस पे? देखिए हमाद साहब से आप ये सवाल करें कि ये अपोजिशन लीडर्स जो है, ये अपोजिशन लीडर्स की क्यों नोटिफिकेशन इन्होंने रखवाई हुई है? ये सारी चीजें है ना, ये एटलीस्ट देखें ये क्लीन हैंड से आगे आए, बात करें, उसके बाद ही कुछ हो सकता है कि हम फिर इसके ऊपर सोचेंगे कि हमने बात करनी है। हमाद साहब वो छोटे-छोटे स्टेप्स जो लेने को कह रहे हैं, देखिए एक तो ये कि आप बानी से मुलाकात करवा दें, दूसरा आप कौमी असम्बली में और सेनेट में जो अपोजिशन लीडर्स की तैनाती है आप वो कर दें फौरी तौर पर, तो फिर मामलात कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टेप तो पहला फिर हुकूमत ही को लेना चाहिए ना हमाद साहब? देखिए हुकूमत इनको ऑफर कर रही है, ये पहले बार कर रही है इनफैक्ट, यानी पहले बात करने तो बैठ जाए ना मुज़ाकरात के लिए। दरअसल पीटीआई का अलमिया ये है कि ये कोई जुमात थी नहीं। 2011 में एस्टेब्लिशमेंट सियासी और जमहूरी कुव्वतों को गिराने के लिए इमरान खान को आगे लेकर आए। तो लाहौर में 30 अक्टूबर को एक जलसा कराया गया, मीडिया पर टाइयां और सूट पहनाकर गैर सहाफती लोगों को लाकर बिठाया गया जो बड़े बड़े यूट्यूबर बन गए हैं, और उनके जरिए एक ज़हन साजी की गई नौजवानों की। न उनकी सियासी तरबियत हुई थी, न वो सियासी कारकुन बने थे, न उनके लीडर ने सियासत की थी, न उन्होंने कोई तहरीक चलाई थी, न कोई मुजाहिमत की थी, न वो तारीख से वाकिफ थे। और वो अचानक रातों रात एक पार्टी बन गई और वो बड़े लाडले भी थे। फिर उनको फैज हमीद और जनरल बाजवा जैसे लोग मुयस्सर आते रहे, वो उनको लाकर धरनों पे बिठाते रहे, कंटेनरों पर चढ़ाते रहे, पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमले करवाते रहे। ये सब कुछ होता रहा। इनको हम बार बार समझाते रहे कि भाई ये लाटपन उतर भी जाता है, आप मामलात को समझे। इस दौरान जस्टिस वकार सेठ ने डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया। मैंने खुद उस पे आर्टिकल लिखा। हम बोलते रहे कि भाई इस फैसले की हमायत करें, लेकिन हुआ क्या? इमरान खान ने जस्टिस वकार सेठ जैसे अजीम जज को पागल आदमी कह दिया और जाकर डिक्टेटर मुशर्रफ की हमायत में खड़े हो गए। चलें, बहुत सारी चीजें हुई ना उनसे हमाद साहब, बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई उनसे जिस पर वो कहते हैं कि उनसे गलती हो गई। अब बहुत सारे लोग तो सानिया 9 मई के ऊपर भी इनकी पार्टी के अंदर हमें कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो चीज गलत थी जिसने भी की। बहुत सारे लोग उसको मानने को तैयार नहीं है कि ये पीटीआई ने किया, लेकिन वो यहाँ तक तो कह रहे हैं कि चलिए जिसने भी किया गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो बस ये आपसे अर्ज कर रही हूँ कि आगे बढ़ने का रास्ता है क्या? अचकजई साहब जो हैं वो अपने तौर पर एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ये आगे बढ़कर आपके साथ उस मेज पर आके बैठे, वो ये कह रहे हैं कि पहले 2 मुतालिबात मान ले फिर हम बैठेंगे।
تو چلیں آفتاب صاحب یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ پہلے میز پر بیٹھ جائیں, پھر یہ جو دو آپ کے بڑے مطالبات ہیں, پہلا یہ کہ آپ کی ملاقات ہونے دی جائے, دوسرا یہ جو ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز جو ہیں, یہ معاملہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی تو کر سکتے ہیں, یا آپ نے ٹاک شوز میں آ کر یہ ساری باتیں کرنی ہے اور معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے؟ آفتاب صاحب بیٹھ تو جائیں نا ایک دفعہ. آسما صاحبہ, ایک تو یہ حماد صاحب جو ہیں, آپ نے جو ان کی انٹروڈکشن کی تھی تو تجزیہ نگار کے طور پہ کی تھی, لیکن مجھے لگ رہے ہیں کہ یہ تو پکا جو ہے وہ ان کا سپورٹر ہے, بلکہ میرے خیال میں ان کا ورکر بھی ہے. جہاں تک انہوں نے الزام لگایا خان صاحب, اچھا اب اس چیز کا جواب تو لینے دینا آفتاب صاحب. جی حماد صاحب فرمائیں. دیکھیں انہوں نے 2011 افریدی پر کا ذکر کیا, الزامات پر کھینچا تو آپ کے اظہر صدیق نے کہا کہ پاکستان کے سب سے زیادہ حق گو صحافی ہیں حماد حسن. آپ کے اظہر صدیق نے کل شو میں کہا, سنو نیو ٹی وی کے شو میں, جب صحافی کم لگ رہے ہیں, آپ کسی کے سپورٹر زیادہ لگ رہے ہیں. تو چلے دونوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے نا حماد صاحب, ضروری تھوڑی ہے کہ ان کی رائے جو ہے اظہر صدیق صاحب سے مل رہی ہو, یہ تو بڑے معاملات پر ان کی پارٹی ایک نہیں ہو رہی. آفتاب صاحب دیکھیں اس طرح ہے کہ انہوں نے الزامات لگائے کہ اسٹیبلشمنٹ جب یہ ان کے بلو آئل تھے تو پلانا جلسے کرائے. میں نے کہاں الزامات لگائے؟ جی میری بات سنیں آسما صاحب, میں آپ کو جو ہے جی آپ کیجئے. دیکھیں اس طرح ہے, یہ بالکل ان کی الزامات ہے. اگر خان صاحب جو ہیں اس طریقے سے کسی کے سہارے آتا تو خان صاحب کو 2013 میں 96 میں انہوں نے پارٹی بنائی اور 2013 میں جا کے تو ان کو ایک صوبے کی حکومت ملی, اور نہ صرف ایک بار ملی بلکہ تیسری بار ملی. اور الحمدللہ 8 فروری 2024 کو پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 میجورٹی وفاق میں بھی ملی ہے, ہمیں پنجاب میں بھی 2/3 میجورٹی ملی ہے, جس طرح 3/4 میجورٹی ہمیں خیبر پختونخوا میں ملی ہے, اور ہمیں الحمدللہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ سندھ میں بھی ملی ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ یہ چونکہ یہ ڈائنسٹک پولیٹکس والی پارٹی ہے جس سے حماد صاحب بھی بلانگ کرتے ہیں, تو وہ بیچارے جو ہے وہ جو ہے اس چیز کے اوپر کنونس ہیں کہ ہم ابھی کبھی بھی. اچھا وہ دیکھیں میری بات سنیں آفتاب عالم صاحب, آفتاب صاحب دیکھیں آپ سے ہم نے آفتاب صاحب رابطہ کیا کہ آپ پی ٹی آئی کا موقف بتا دیں کہ پی ٹی آئی. آسما صاحبہ اس کو آپ نے تجزیہ نگار کے طور پہ بلایا تو وہ تجزیہ ہی دے رہے ہیں نا, وہ تجزیہ ہی تو دے رہے ہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ آفتاب صاحب حماد صاحب ایک سیکنڈ مجھے دیں اگر آپ. حماد صاحب پلیز مجھے اس میں تھوڑی کلیرٹی کی اجازت تو دینا. حماد صاحب پلیز, آفتاب صاحب ایک سیکنڈ اگر آپ میری بات سن لیں. دیکھیں پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے, پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے, پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے, یہ بتانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ تجزیہ کار ہیں, مختلف جو اس وقت پولیٹیکل معاملات چل رہے ہیں ملک کے اندر, جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے, حماد حسن صاحب جو ہیں اس پر گہری نگاہ رکھتے ہیں. پی ٹی آئی کا موقف میں آپ سے لے رہی ہوں, حکومت کیا کر سکتی ہے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے ہے, یہ میں حماد حسن صاحب سے پوچھ رہی ہوں. تو جب میں ان سے حکومت کے بارے میں سوال کر رہی ہوں تو مجھے حکومت کا ہی بتائیں گے نا. پی ٹی آئی کے بارے میں بھی میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں. تو پھر آپ یہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں کہ وہ جی حکومت کے ترجمان بنے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ وہ تو جو وہ اپنی آنکھ سے ایک سچویشن دیکھ رہے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں نا آفتاب صاحب. تو اس طرح الزام تو نہ لگائیں کہ وہ بہتر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی بولی بول رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے انہوں نے الزامات لگائے اسٹیبلشمنٹ کے, تو آج آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے, ہاتھ چھوڑیں, آپ کو تو پورا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. نہیں تو وہ تو کہتے ہیں نا, وہ تو خود کہتے ہیں کہ جی ہم ایک پیج پر ہیں. آفتاب صاحب انہوں نے اعتراض کب کیا ہے؟ اگر آپ حکومت کی بات کرتے ہیں آفتاب صاحب تو حکومت نے اعتراض کب کیا؟ حکومت تو خود کہتی ہے کہ جی ہم ایک پیج پر ہیں, اور وہ تو بڑا پراؤڈلی یہ بات کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. وہ تو اس پر وہ نہیں ہے, کوئی شرمندگی ہے وہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ایک پیج پر ہیں اور ملک کے لیے ایک پیج پر ہی ہونا چاہیے. میں یہی عرض کر رہا ہوں. تو پھر پی ٹی آئی کے اوپر کیوں یہ تنقید ہو رہی ہے اگر آپ ابھی اس چیز کو اپریشیٹ کر رہی ہیں؟ نہیں, میں کسی چیز کو اپریشیٹ نہیں کر رہی, نہ ہم اس وقت اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے, نہ ہم اس پر تنقید کر رہے تھے. میں تو بس آپ سے ہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ ابھی آپ نے کوئی پالیسی تو بنائی ہوگی, کیونکہ ہمیں آپ کی ایک پریس کانفرنس اگر کچھ رہنماؤں کی دیکھ لیں تو اس میں کچھ اور پالیسی دکھائی دیتی ہے. ایک سیکنڈ آفتاب صاحب دیکھیں, میری عرض سن لیں نا.
آپ لوگوں کے جو بانی ہیں محمود خان اچکزئی کو، مولانا صاحب کو وہ ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ مذاکرات کر لیں، پھر آپ ہی کی جانب سے، آپ ہی کے بانی کی جانب سے ایک ٹویٹ آتا ہے اور اس ٹویٹ میں آپ کے جو سی ایم کے پی ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ مزاحمت کی تیاری کریں. تو ہم تو بس آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کوئی پالیسی واضح ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. یا تو آپ یہ مانیں، یہ اعتراف کریں کہ آپ مزاحمت کے ساتھ حکومت کو پریشرائز کر کے اس سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے 2011 کی جلسی کی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ نے پتہ نہیں خان صاحب کو اٹھایا تھا، فلانا کیا تھا، ڈمکانا کیا تھا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آج تو آفتاب صاحب میری بات سنیں. عرض صرف میری یہ ہے کہ میں آپ سے ابھی کی سچویشن پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی پارٹی کی سوچ کیا ہے. آپ مجھے گھما پھرا کے پہلے 18 میں لے کے جاتے ہیں، پھر 13 میں لے کے جاتے ہیں، اور اب آپ مجھے 2011 میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں. 2026 کی بات کر لیں نا، آج کی بات کر لیں. لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. میں صرف حماد صاحب کو ایک جواب دینا چاہ رہا ہوں، وہ بہت ضروری ہے. ہمیں جواب دینا ضروری نہیں ہے، ہم عوام جو جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے. ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں بہت متاثر ہو رہی ہیں، ہمارا عوام کا بڑا سارا نقصان ہو رہا ہے. ہمیں آپ جواب نہیں دے رہے، حماد صاحب کو آپ جواب دے رہے ہیں. آفتاب صاحب مجھے تو جواب دے دیں. میں دے رہا ہوں جی آپ کو. اس طرح ہے، ابھی تو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے ساتھ ہے. یہ ایک جلسہ کر کے تو دکھائیں نا. اسٹیبلشمنٹ کا سارا سپورٹ ان کے پاس ہے. یہ ایک جلسہ تو کرائیں. ان کی حکومتیں بھی ہیں نہیں تو یہ تو آپ کو بھی چیلنج کرتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کری، میں حکومت کی بات کر رہی ہوں. وہ آپ کو چیلنج کرتے ہیں. آپ اڈیالہ کے باہر 10,000 لوگ لانے والے تھے، وہ آپ نہیں لا پائے. نہیں وہ تو خیر، میں نے اپنے ضلع میں جو ہے میں نے جلسہ کرایا صرف 2 دن کے نوٹس کے اوپر. الحمدللہ 40,000 بندہ وہاں پہ موجود تھا 2 دن کے نوٹس پہ. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ کرائیں نا. اسٹیبلشمنٹ کا ہیلپ بھی لیں، سارا کچھ کریں، یہ کرا کے تو دکھائیں. نہیں کر سکتے بیچارے، کیونکہ ان کا بیانیہ بک نہیں رہا. جہاں تک تعلق ہے مذاکرات کیے، دیکھیں اس طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو، علامہ صاحب کو جو ہے فل فلیج اختیار دیا ہے. اور یہ لوگ جو ہے اس چیز کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف میں کوئی لیڈرشپ ہے ہی نہیں، اسی لیے اچکزئی صاحب کو، علامہ صاحب کو خان صاحب نے اپوزیشن کے لیے بھی نومینیٹ کیا. یہ سوال تو ہے نا اپنی جگہ، اور یہاں پہ مذاکرات کے لیے بھی. اس طرح کی بات نہیں ہے. خان صاحب نے اپنے لوگ، اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ نومینیٹ اسی لیے نہیں کیے کس لیے کہ اگلوں کو یہ نہ لگے کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں مطلب بالکل ہٹ درمی کر رہے ہیں. خان صاحب نے اسی سوچ کو لے کر جو ہے وہ نیوٹرل لوگوں کو، اچکزئی صاحب جیسے بردبار سیاستدان کو نہیں. اچکزئی صاحب کا جب نام سامنے آیا تھا نا، حماد حسن صاحب پلیز، ابھی وقت بھی کم ہے، میں چاہوں گی 30 سیکنڈز میں اگر آپ اس کو. اچکزئی صاحب کا بھی جب نام سامنے آیا تھا تو بہت سارے اعتراضات ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ یہ گیس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کیا بھی انہوں نے کہ کیوں اچکزئی صاحب کو نومینیٹ کیا گیا. وی آل نو دیٹ. اور ابھی آفتاب صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں. حماد صاحب، یہ منسٹر صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں نا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہمارے صوبے کی جو حالت ہوئی ہے نا، تو یہ لوگ وہ صوبہ چلا رہے ہیں. دیکھیں اچکزئی صاحب کی بردباری اور ان کی سینیارٹی سے ہمیں کب انکار ہے؟ ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، مولانا کا احترام کرتے ہیں، نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کا کرتے ہیں، تمام سینئر سیاستدانوں کا. لیکن کیا یہ لوگ کرتے ہیں؟ جب آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ قابل احترام ہوتے ہیں. لیکن جب آپ حق کی بات کریں، سچائی بولے، تو کل میں ایک شو میں تھا تو میں نے جلال خان کی مخالفت کی، مسلم لیگ ایم پی اے کی، جس نے کہا کہ سہیل افریدی ڈرگ سمگلر ہے. تو میں نے کہا کون سا ثبوت ہے؟ تو ان کے اظہر صدیق نے کہا کہ حماد حسن اس ملک کا سب سے زیادہ حق گو صحافی ہے. میں نے کہا یار خدا کے لیے مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہ دے، کیونکہ کل آپ کے خلاف. چلیں آج آپ کو ایک آفتاب صاحب نے بھی سرٹیفکیٹ دے دیا نا، آپ نے وہ سرٹیفکیٹ لینے سے انکار کر دیا، تو یہ سرٹیفکیٹ لینے سے بھی آپ نے انکار کر دیا ہے. لیکن ان کی بات کی کوئی اہمیت ہی نا، بس چھوڑ دیں ان کو. چلیں اچکزئی صاحب یقیناً قابل احترام سیاستدان ہے، لیکن اچکزئی کی نقلیں کسی اور نے نہیں. آپ کے لیڈر نے دوپٹہ پہن لیا تھا کنٹینر پہ
हम कहते हैं सबको एहतराम दे दे ताकि तमाम सियासी कुव्वतें आपके साथ सबको चलें। एहतराम दें, और ख़ास तौर पर अभी जो लोग आपको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं उनको भी एहतराम दिया जाना चाहिए है, और मुज़ाकरात का जो सिलसिला है इसको यकीनी तौर पर आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए, कुछ इक़दाम किए जाने चाहिए दोनों की जानिब से, चाहे वो हुक्मरान जमात हो चाहे वो PTI हो। बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और KP हुकूमत के वज़ीर कानून आफ्ताब आलम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, PTI क्या सोच रही है ये हमें बताया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं लातीनी अमेरिका में वाशिंगटन के जारहाना इक़दामात की, जिनसे आलमी कुव्वतों के दरमियान कशीदगी को एकदम से हवा मिल रही है। 3 जनवरी की रात को वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो और उनकी अहलिया सीलिया फ्लोरेस की बेज़ौर ताकत अमेरिका मुंतकिली और मनशियात फरोशी के इल्ज़ामात पर अदालत में पेशी के तनाज़े का भौंचाल थमा नहीं था। नाज़रीन, कि गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका ने एक ऐसे बड़े तेल से लदे जहाज़ मारिनेरा को अपनी तहवील में ले लिया जिस पर रूसी परचम लहरा रहा था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 7 जनवरी को सुबह अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स के जहाज कैटरमिनरो से उड़ने वाले 160वें स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट के हेलीकॉप्टर्स ने इस ऑयल टैंकर शिप पर धावा बोला और अमले को हिरासत में लेने के बाद कंट्रोल संभाल लिया। ये वही जहाज है जो दिसंबर के वस्त में वेनेजुएला से निकला था और अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ कर निकलने में कामयाब हो गया था। हालिया तारीख में ये पहला मौका है नाज़रीन कि अमेरिकी फौज ने किसी रूसी परचम बरदार बहरी जहाज को कब्जे में लिया हो। रूस ने इस ऑयल टैंकर शिप की हिफाजत के लिए एक आबदोज और एक बहरी जहाज भी रवाना किया था, ताहम वो रूसी ऑयल टैंकर को सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे। इत्तलात ये बताती हैं, जो इस वाक़े की डिटेल्स हमारे तक अब तक पहुंची हैं, कि जो कार्रवाई है ये बहरे ओकियानूस में आइसलैंड और बरतानिया के दरमियान बैनुल-अक़वामी पानियों में की गई, जिसे रूस के हुक्मरान यूनाइटेड रशिया पार्टी के सीनियर रहनुमा आंद्रे कलशास ने खुली कज़ाकी करार दिया है। रूस की जो वज़ारत ट्रांसपोर्ट है वो हमें ये बता रही है कि मारिनेरा पर अमरीकी बहरिया की चढ़ाई और अमले की तहवील में लिए जाने के बाद ताहाल किसी से राब्ते करने के लिए उनसे राब्ता नहीं होने दिया जा रहा है। रूसी वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है और कहा है कि खुले समंदरों में जहाज़रानी का तमाम ममालिक को हक हासिल है। कोई भी रियासत किसी भी दूसरे मुल्क में कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड जहाज़ के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने का इख्तियार नहीं रखती है। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने अमेरिका से अभी मुतालबा किया है कि जो जब्त किया गया जहाज़ है इस पर सवार रूसी शहरियों की फौरी और महफूज वापसी को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से अहम बात बरतानिया की जानिब से किरदार अदा करने की है। बरतानिया ने इस बारे में नाज़रीन ये तस्दीक की है कि बरतानिया ने जहाज़ पर कब्जे की कार्रवाई में अमेरिका के साथ मिलकर काम किया था और ये ऐन आलमी कानून के मुताबिक था। एक और खबर कहती है कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने वेनेजुएला में रजिस्टर्ड दूसरा सुपर टैंकर एम सोफिया भी पकड़ लिया है और ये कार्रवाइयाँ वाशिंगटन की जानिब से वेनेजुएला की तेल की बरामदात को रोकने की कोशिशों का हिस्सा कही जा रही हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक अमेरिकी अखबार में आज शाया होने वाला जो इंटरव्यू है उसमें अमेरिकी सदर ने कहा कि वेनेजुएला पर अमेरिकी कंट्रोल बरसों जारी रह सकता है। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका वेनेजुएला से तेल हासिल करेगा और उस तेल से उसके जो अपने मुल्क के अंदर तेल की कीमतें हैं वो कम होंगी। उन्होंने ये भी कहा इस इंटरव्यू में कि वेनेजुएला को माली मदद फराहम की जाएगी जिसकी उसे अशद ज़रूरत है। अमेरिका की यह कार्रवाई नाज़रीन व्हाइट हाउस की जानिब से ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल करने के लिए फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करने के उस बयान के बाद की गई है जिस पर डेनमार्क ने शदीद एहतजाज करते हुए खबरदार किया था कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो वो नेटो इत्तेहाद को तबाह कर सकता है। आलमी सतह पर यह कशीदगी क्या गुल खिलाएगी? जंगे रुकवाने का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप जंग की जानिब बढ़ती कशीदगी को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? अमेरिका के इन जारहाना इक़दाम के पीछे क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है? रूस, चीन और ईरान का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है और क्या मादनियात से भरे ग्रीनलैंड पर कब्जे की किसी भी कोशिश पर नेटो कोई रद्द-ए-अमल देगा? इसी मामले पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, ये जो सारा मामला है इसमें मैं पहले चाहूँगी कि ट्रंप के हवाले से हम कुछ बात कर लें, ख़ासतौर पर उनके बयानात की। वो तो ख़ुद को जंगे रुकवाने का माहिर बताते हैं, तो वो बराह रास्त फिर ऐसे तनाज़ात में हमें क्यों कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया मिस आसमा, आपने इनवाइट किया। मेरा ख्याल है वो नोबेल प्राइज ना मिलने का गुस्सा उतार रहे हैं ऑन द लाइटर नोट लेकिन ऑन द सीरियस नोट, और वो भी लाइटर नोट ही है उनके लिए क्योंकि वो खुद लाइटर रहते हैं। वो हर वक्त कोई ना कोई छेड़छाड़ करते रहते हैं, कहते कुछ हैं और करते भी कुछ और हैं। और अपना डिफेंस बजट भी उन्होंने बहुत फिनोमिनल बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी है इस दफा
26 के लिए और नेक्स्ट ईयर बजट के लिए। तो ये देखिए बहुत ज्यादा उनकी पर्सनैलिटी का एक डिफरेंस है एज कम्पेयर टू जो पिछले उनके सदूर रहे हैं, जाहिर है उनके प्रेसिडेंट्स जो डिफरेंट रहे हैं। ये क्योंकि कारोबारी शख्सियत है तो वो शायद हुकूमत भी थोड़ा सा स्टेट्समैन की तरह नहीं बल्कि कारोबार की तरह चलाते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टेट्समैन में ये फर्क होता है कि वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट का भी ध्यान रखता है, लोगों का भी ध्यान रखता है, इमोशंस का भी ध्यान रखता है, दूसरों का भी इमोशंस का भी ध्यान रखता है, उनकी नेशनल इंटरेस्ट का भी ध्यान रखता है। तो फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म लीडर्स आमतौर पर निकाल लेते हैं जो स्टेट्समैन होते हैं। जी जी। लेकिन ये क्योंकि बिजनेसमैन है तो वो करते क्या है, वो बिजनेस की तरह डील करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा तो मेरा क्या फायदा है, और अगर तुम ये करोगे तो मेरा इसमें क्योंकि नुकसान है तो मैं तुम्हें बुलडोज कर सकता हूं। तो आई थिंक वो बिजनेस स्टाइल लाइक उनकी अप्रोच है, और जो उनकी बात ना माने, डिनाइल मोड, और खासतौर पर उनके अथॉरिटी और पावर बहुत है, सही। रिसोर्सेज बेइंतहा है, वो समझते हैं कि वो कुछ भी कर गुजरने की सलाहियत भी रखते हैं, कैपेबिलिटी है, और फिर मैनिफेस्ट भी कर देते हैं। अफसोसनाक वजह ये है। सही सही। लेकिन एक तरह से अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कि ऐसा लगता है कि इस वाकई से ये क्लियर हो रहा है, ये वाज़ेह हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला उसूल जो है वो अब लागू हो रहा है हर तरफ। और दूसरा सर ये कि रूस ने ऑयल टैंकर रेरा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आबदोज़ और एक जहाज़ भी रवाना किया था, ये इत्तलात आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ कर नहीं पाए, इसको बचा नहीं पाए। तो अब हम क्या देख रहे होंगे कि जो सारा मामला है अमेरिका और रूस के दरमियान बराह रास्त कोई जंग का तो नहीं वो बन सकता, वजह तो नहीं बन सकता? आपको लगता है ऐसा, या आपको लगता है मामला हल हो जाएगा किसी न किसी तौर? मिस अस्मा, ये जो आपने कहा ना कि माइट इज राइट, या जो जिसके पास ताकत होती है, और ये तो अभी हमने बचपन से लेके अब तक पढ़ा, समझ नहीं आता था, बेहतर समझ आ गई। लेकिन जब मैं एयरफोर्स के मिलिट्री और वॉर कॉलेजेस में पढ़ता था या पढ़ाता था तो हमने एक जर्नल थे एथेंस के, वो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त कोटेशन की थी, उसको ऑलमोस्ट इस बात को 2500 साल हो गए। अच्छा। ये मैं बात करने लगा हूँ 660 बिफोर क्राइस्ट वो शख्स पैदा हुए, थुसिडिस उनका नाम था, और 400 बिफोर क्राइस्ट साल पहले वो वफात पा गए। 60 साल की उम्र में जनरल थे, उन्होंने सबसे ज्यादा मिलिट्री स्ट्रैटेजी को फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट किया। और उन्होंने जो कोटेशन कही, मैं समझता था वो बहुत इररेलेवेंट है। आज हम सिविलाइज्ड हो गए हैं, मॉडर्नाइज हो गए, यूनाइटेड नेशंस हैं, हमारे कुछ उसूल हैं, बायलॉज हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट है। तो उसने बड़ी जबरदस्त बात 2500 साल पहले तकरीबन ये कही थी। उसने कहा था द रिच मस्ट डू व्हाट ही कैन एंड द पुअर मस्ट सफर व्हाट ही शुड। अब आप ये इमेजिन कर लें कि जो पावरफुल है उसको वो कर गुजरना चाहिए, वो कर गुजरता है, और जो कमजोर है उसको वो बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन सर रूस का जब नाम आता है तो हमें ऐसा लगता है कि रूस इतना कमजोर नहीं है ना सर। बहुत सारे ममालिक की जब हम बात करते हैं, रूस यूक्रेन की जंग देख लीजिए, गो के रूस उस पर उस तरह से कब्जा नहीं कर पाया, तवालत इख्तियार की इस जंग ने, लेकिन फिर भी हम तो यही समझते हैं ना पाकिस्तानी बहुत सारी बड़ी तादाद में कि रूस भी एक बहुत ताकतवर मुल्क है सर। नहीं, मुझे कोटेशन अगर मैं समझाने पे आया तो मेरी गलती, वो वेनेजुएला के रेफरेंस से मैं कह रहा था कि आप देखिए कि वो उधर कम है, तो उन्होंने सोचा हम उठा लेंगे, हमारी मर्जी कब उठाते हैं, रात को उठाते हैं, दिन को उठाते हैं, किस तरह लोगों को कॉम्प्रोमाइज करके खरीद लेते हैं, फिर इराक पर कर देंगे, फिर लीबिया पर कर देंगे, फिर सीरिया पर अटैक कर देंगे, तो अपनी मर्जी की हुकूमतें लगा देंगे जहां दिल चाहे। जो रूस का है ये थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमेना है। आई थिंक वो बाज दफा आपकी, अब मेरा ख्याल आपने बिल्कुल ठीक किया है कि वो बहुत बिल्कुल कमजोर नहीं है, वो टक्कर का मुल्क है, लेकिन जाहिर है अमेरिकन इस वक्त मिलिट्री माइट कह लें, इकोनॉमी कह लें, और कॉन्फ्लिक्ट्स कह लें, एज कम्पेयर टू रशिया, और ज्यादा उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन की शायद सहूलत है। जबकि रशिया इस वक्त यूक्रेन में एंगेज्ड है, तो उसकी ऑब्लिगेशन भी और है, उनकी इकोनॉमी भी कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज इसलिए हुई है कि अमेरिका हर जगह इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है कि तेल ना कोई खरीदे, और उनको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो रूस की पोजीशन वो तो नहीं है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये अनयूजुअल उन्होंने एंगेजमेंट की है रशियन शिप्स के साथ। आई थिंक इसके कॉन्सिक्वेंशियल हैं, या उन्होंने सिंबॉलिक सिर्फ जेस्चर भेजा है कि अगर वेनेजुएला को मैं कर सकता हूँ, रूस को भी मैसेज कर सकता हूँ। लेकिन आई एम श्योर मेरा ख्याल है इतने ना समझ नहीं होंगे कि वो एट ए टाइम इतनी बड़े लोगों को, बड़े मुल्कों को एंगेज करना शुरू कर दे, पुतिन जैसे मुल्क को इस वक्त। और डेफिनेटली वो सिंबॉलिक ज्यादा है मेरा ख्याल है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे प्रोड्यूसर की जानिब से कहा जा रहा है वक्त हमारे पास कम है, लेकिन मैं जाते जाते आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि अगर फर्ज कर ले कि अमेरिका वेनेजुएला और रूस के साथ इस तनाज़े में मजीद उलझ जाता है, या मुकम्मल तौर पर उलझ जाता है, तो क्या जनूबी एशिया से उसकी तवज्जो कम हो सकती है, और फिर क्या उससे खित्ते में पाकिस्तान के लिए जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने एस्पेक्ट से इसको देख रहे होंगे ना? मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इतना नासमझी का काम करेगा कि वो अपनी प्रायोरिटाइजेशन पे कॉम्प्रोमाइज करेगा इंगेज करके रशिया इस वक्त। वो प्रायोरिटाइजेशन उसी रखेगा। ईरान का जो फोकस हम सुनते आ रहे हैं, चाहे वो गलत और जाहिर है अनफॉर्चुनेट होगा अगर वो आए, ये तो नहीं कह रहा, लेकिन वो आई एम श्योर कि वो प्रायोरिटाइजेशन अपनी उसी तरह ही चलाएंगे। और ऐसी मसलियत के तहत ऐसे मुल्क मसलियत कर लेते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज करके, लेट गो करके
लुक द अदर साइड करके अवॉइड करेंगे रशिया के साथ, क्योंकि उनके बिगर इंटरेस्ट इस वक्त ज्यादा हैं। क्योंकि आखिरी बात यह है कि उन्होंने बहुत ग्राउंड तैयार किया हुआ है इसराइल की फेवर में, फलस्तीन के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को या वो एनवायरनमेंट जिस तरह का वो क्रिएट कर चुके हैं उसको जाया नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, और ये एनवायरनमेंट उन्होंने बड़ी मेहनत से और सारा स्ट्रैटेजी के साथ किया है, इसको वो जाया नहीं कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमारी रिक्वेस्ट पर आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। पीर के रोज दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।